हेलो बच्चों, अनंत ज्ञान भाई सज्जन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने विधायिका के नोट्स पढ़ाए थे और इस क्लास में मैं विधायिका के प्रश्न उत्तर हल करूंगी। तो सबसे पहला प्रश्न है, आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की जरूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रीगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें तो हमें विधायिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप किस कथन से सहमत हैं? यदि हैं तो अपने उत्तर का कारण बताएंगे। इसका उत्तर है, आधुनिक व कल्याणकारी राज्यों में विधायिका के गठन के बिना जनता द्वारा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल का चुनाव असंभव है। जहां अध्यक्षात्मक कार्यपालिका है वहां भी राज्यों के आकार बड़े होने के कारण यह संभव नहीं हो पा रहा है कि मंत्री और राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाए। प्राचीन काल में राजतंत्र में भी राजा को विभिन्न विषयों पर परामर्श प्रदान करने के लिए सभा या समिति होती थी। अतः यह आवश्यक है कि राज्य में एक सभा हो जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हो, बहस हो व मतदान हो और निर्णय लिए जा सके। इस सभा को ही सरकार के गठन का अधिकार सौंपा जाए, जिससे सरकार इस सभा के माध्यम से जनता के प्रति उत्तरदायी हो। और संसदीय प्रणाली में तो यह अत्यंत ही आवश्यक है। संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। लोक कल्याण के उद्देश्यों को प्राप्त करने में संसद बाधा नहीं है, क्योंकि लोक कल्याणकारी लोकतंत्रात्मक सरकार एक ऐसी सरकार है जिसमें चर्चा, वाद विवाद, विचार विमर्श अत्यंत आवश्यक है, जो केवल संसद में ही संभव है। संसद में ही कानून बनाने के लिए चर्चा होती है, उसके सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, बजट पास किया जाता है, मंत्रियों और सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आलोचना की जाती है। संविधान में संशोधन किए जाते हैं। स्पष्ट है कि देश के लिए कारगर सरकार की जरूरत संसद ही पूरा कर सकती है, इसलिए हमें विधायिका की जरूरत अवश्य पड़ेगी। प्रश्न नंबर 2 है, किसी कक्षा में द्विसदनीय प्रणाली के गुणों पर बहस चल रही थी। चर्चा में निम्नलिखित बातें उभरकर सामने आई। इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति और असहमति के कारण बताइए। क है, नेहा ने कहा कि द्विसदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सधता। ख है, समा का तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए। ग है, त्रिदेव ने कहा कि यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती। तो इन कथनों के विषय में उत्तर है, नेहा द्वारा कहे गए कथन से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि जहां द्विसदनीय प्रणाली है वहां दूसरा सदन कमजोर नहीं होता। कहीं उसकी शक्तियां कम हो सकती हैं पर वह निरर्थक नहीं हो सकता। भारत की राज्यसभा में कुछ क्षेत्रों में विशेष शक्तियां रखती है। ब्रिटेन का लॉर्ड सदन गरिमा व परंपरा का प्रतीक है। अमेरिका के सीनेट अनेक क्षेत्रों में निचले सदन अर्थात प्रतिनिधि सदन में भी अधिक शक्तिशाली हैं। सामान्य रूप से उच्च सदन के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है, उच्च सदन निम्न सदन की मनमानी पर नियंत्रण रखता है। दूसरा है, निम्न सदन द्वारा पारित बिलों को उच्च सदन पुनः विचार विमर्श का अवसर प्रदान करता है। तीसरा है, जनमत निर्माण में सहायक होता है। चौथा है, संघीय प्रणाली में द्वितीय सदन आवश्यक है। और पांचवा है, विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व करता है। समा का यह तर्क था कि राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए, उचित है। अधिकांश देशों में उच्च सदन में योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ब्रिटेन के लॉर्ड सदन में विशिष्ट वर्ग व पृष्ठभूमि के सदस्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार भारत व अमेरिका में भी अनुभवी, योग्य और विशेष योग्यता वाले सदस्यों को इन सदनों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।
त्रिदेव का तर्क भी यही है कि जिन राज्यों में संघीय प्रणाली नहीं, वहां दूसरे सदन की जरूरत नहीं रह जाती, परंतु यदि दूसरा सदन होता है तो उसकी कुछ उपयोगिता अवश्य होती है। इसलिए द्विसदनीय प्रणाली सही और उचित है। प्रश्न नंबर 3 है, लोकसभा कार्यपालिका को राज्यसभा की तुलना में क्यों कारगर ढंग से नियंत्रण में रख सकती है? तो इसका उत्तर है, भारत में कार्यपालिका अपने कार्यों तथा शासन के प्रयोग के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? संसद के प्रति उत्तरदायी है, परंतु यह उत्तरदायित्व वास्तव में लोकसभा के प्रति है, जो उस पर राज्यसभा के मुकाबले अधिक प्रभावकारी नियंत्रण रखती है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, प्रधानमंत्री और अधिकतर मंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल से लिए जाते हैं, राज्यसभा में बहुमत प्राप्त दल से नहीं है, और वे लोकसभा के प्रति ही वास्तविक रूप से उत्तरदायी होते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री और उनकी जो सरकार है और जो मंत्री हैं वे सभी लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। धन विधेयक तथा बजट को पारित करने की शक्ति लोकसभा को ही प्राप्त है। लोकसभा का धन पर नियंत्रण होने से कार्यपालिका पर भी नियंत्रण स्थापित हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, धन विधेयक और बजट मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं। यदि लोकसभा उसे रद्द कर दे या उसमें कमी कर दे तो मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ता है। चौथा है, मंत्रिमंडल उस समय तक ही अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है। केवल लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्राप्त करके अपदस्थ कर सकती है, राज्यसभा नहीं। प्रश्न नंबर 4 है, लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएं। लोकसभा जन भावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है, यह कथन उचित है। लोकसभा 543 प्रतिनिधियों का सदन है और ये सदस्य 100 करोड़ से भी अधिक भारतीय जनता की इच्छाओं, हितों, भावनाओं व अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु इस कार्य को करने के लिए लोकसभा के सदस्यों का सरकार पर नियंत्रण करना भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार की मनमानी पर नियंत्रण रखना, जनता के हितों, इच्छाओं व आवश्यकताओं को सरकार तक पहुंचाना भी लोक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक है। अतः संसद का कार्य जनता के हितों की रक्षा करना ही है। प्रश्न नंबर 5, नीचे संसद को ज्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएं कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे। क है, संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। ख है, संसद के सदस्यों के सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए। और ग है, अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्यों को दंडित कर सकें। इसका उत्तर है, क के अनुसार संसद को अपेक्षाकृत ज्यादा समय तक काम करना चाहिए। हम इससे पूर्ण सहमत हैं। जब भी सदन की बैठक 4 घंटे से कम चले तो सदस्यों को उस दिन का भत्ता न दिया जाए। सांसद को बिना कामकाज के भत्ता दिया जाना उचित नहीं है। यह आम आदमी की जेब पर डाका है। यदि संसद अपेक्षाकृत अधिक समय तक काम करेगी तो देश के विकास कार्य नियत समय पर पूर्ण हो सकेंगे। ख है, संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर देनी चाहिए। हम इससे पूर्ण सहमत हैं। अधिकांश सांसद सदन से अनुपस्थित रहते हैं, जिससे सदन में महत्वपूर्ण विषयों पर आवश्यक विचार विमर्श नहीं हो पाता। इसलिए ऐसा नियम बनाया जाए कि संसद के सदस्य सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। ग है, अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सकें। हम इससे पूर्ण सहमत हैं। ऐसा होने पर सदन में जो सदस्य उद्दंडता का व्यवहार करते हैं उन पर अंकुश लगेगा और सदन की कार्यवाही निर्बाध रूप से चलती रहेगी। प्रश्न नंबर 6 है, आरिफ यह जानना चाहता था कि अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल अक्सर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है? आप आरिफ को क्या उत्तर देंगे? तो इसका उत्तर है, आरिफ का मानना सही है कि संसदीय प्रणाली में अधिकांश बिल
सरकारी बिल होते हैं जिन्हें मंत्री ही तैयार करते हैं, वह मंत्री ही उसे प्रस्तुत करते हैं। इस स्थिति में व्यवहारिक रूप से यह स्थिति दिखाई देती है कि संसद तो केवल उस बिल पर ही स्टैंप लगाने वाली संस्था बन गई है जिन्हें मंत्री प्रस्तुत करते हैं। आरिफ के इस विचार में कुछ सच्चाई अवश्य है, परंतु इसका एक पक्ष यह भी है कि सरकार बनने के बाद सदन कार्यपालिका व विधायिका में बंट जाता है। विधायिका के सदस्यों का यह दायित्व होता है कि वे सदन में जनहित को दृष्टिगत रखकर सरकार के निर्णयों का समर्थन करें अथवा विरोध करें, भले ही वे किसी दल के हों। कार्यपालिका पूरे सदन के लिए जिम्मेदार होती है। सत्ता दल के सदस्य या विरोधी दल के सदस्य सभी विधान पालिका के सदस्य होते हैं। कार्यपालिका में मंत्री व प्रधानमंत्री सम्मिलित होते हैं, अतः संसद केवल एक रबड़ स्टैंप ही नहीं है। शासक दल के सदस्य सरकार की प्रत्येक सही व गलत बात का समर्थन करेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनकी भी संसद सदस्यों के रूप में अपनी विशिष्ट भूमिका है। प्रश्न नंबर 7 है, आपने निम्नलिखित में से किस कथन से सबसे ज्यादा सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएं। क है, सांसद अथवा विधायकों को अपनी पसंद की पार्टी में शामिल होने की छूट होनी चाहिए। ख है, दल बदल विरोधी कानून के कारण पार्टी के नेता का दबदबा पार्टी के सांसद अथवा विधायकों पर बढ़ा है। ग है, दल बदल हमेशा स्वार्थ के लिए होता है और इस कारण जो विधायक अथवा सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार कर देना चाहिए। इसका सही उत्तर है, हम कथन ग से पूर्ण सहमत हैं। दल बदल अधिकांशतः सभी राजनीतिक दलों द्वारा किया गया स्वार्थ आधारित कार्य है। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जहां सिद्धांतों के मतभेद के कारण दल बदल हुआ हो। भारत में दल बदल को नियंत्रित करने के कई प्रयास किए गए हैं। दल बदल निरोधक कानून इस दिशा में एक प्रभावकारी कदम था, परंतु इससे भी दल बदल घाटा नहीं बल्कि इससे भी और अधिक बड़ा है। अतः यह सुझाव उचित है कि दल बदल को रोकने के लिए कोई कठोर दंड अवश्य निर्धारित किया जाना चाहिए। दंड का यह सुझाव भी उचित है, जो विधायक अथवा सांसद दूसरे दल में शामिल होना चाहता है उसे आगामी 2 वर्षों के लिए मंत्री पद के अयोग्य करार कर दिया जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, डोली और सुधा में इस बात पर चर्चा चल रही है कि मौजूदा वक्त में संसद कितनी कारगर और प्रभावकारी है। डोली का मानना था कि भारतीय संसद के कामकाज में गिरावट आई है। यह गिरावट एकदम साफ दिखती है क्योंकि अब बहस मुहावजे पर समय कम खर्च होता है और सदन की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने अथवा वॉकआउट अथवा बहिर्गमन करने में ज्यादा। सुधा का तर्क था कि लोकसभा में अलग अलग सरकारों ने मुंह की खाई है, धाराशायी हुई हैं। तो आप सुधा या डोली के तर्क के पक्ष या विपक्ष में कौन सा तर्क देंगे? तो इसका उत्तर है, डोली का तर्क उचित है कि सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ की बहस व गतिविधियों में नष्ट हो जाता है तथा उपयोगी कार्य कम हो पाते हैं। संसद के वातावरण व कार्यविधि में गिरावट आई है और शोर शराबे में किसी की नहीं सुनी जाती और आए दिन संसद में गैर संसदीय भाषा का प्रयोग होता रहता है, जिससे संसद की गरिमा को भी धक्का लगा है। सदन के अध्यक्ष प्राय असहाय से दिखाई देते हैं। बहुत छोटी छोटी बातों पर सदन का बहिष्कार किया जाता है। सदन का माहौल गर्म हो जाता है। कई बार आपस में गुत्थम गुत्ता भी हो जाती है। इन सब के होते संसद के प्रभाव व गरिमा में गिरावट आई है। यह एक गंभीर विषय है। सुधा का कथन भी सही है कि बार बार सरकारें गिरती रहती हैं, अर्थात जिस सरकार का संसद में बहुमत समाप्त हो जाता है वह सरकार गिर जाती है, परंतु वह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा लक्षण नहीं है। यह भी संसद की गिरती गरिमा का परिचायक है। प्रश्न नंबर 9, किसी विधेयक को कानून बनने के क्रम में जिन अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है उन्हें क्रमवार सजाएं। क है, किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है। ख है, विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है कि बताए वह अगर इस पर हस्ताक्षर नहीं करता या करती है तो क्या होता है। ग है, विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। घ है, विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें वह विधेयक पारित होता है। और अड़ है, विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। च है,
विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है, समिति उसमें कुछ फेरबदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज देती है। 6 है संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। और अंतिम है विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। तो इन सभी को सही क्रम में लिखा है। सही उत्तर इनका सबसे पहले आएगा 6, जिसमें संबंध मंत्री विधेयक की जरूरत के बारे में प्रस्ताव करता है। फिर ज है विधि मंत्रालय का कानून विभाग विधेयक तैयार करता है। और क है किसी विधेयक पर चर्चा के लिए प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसके बाद में विधेयक उप समिति के पास भेजा जाता है और समिति उसमें कुछ फेर बदल करती है और चर्चा के लिए सदन में भेज दी जाती है। उसके बाद आएगा विधेयक की हर धारा को पढ़ा जाता है और प्रत्येक धारा पर मतदान होता है। उसके बाद में विधेयक का प्रस्ताव जिस सदन में हुआ है उसमें वह विधेयक पारित होता है। उसके बाद में ग है विधेयक दूसरे सदन में भेजा जाता है और वहां इसे पारित कर दिया जाता है। और अंतिम है विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो यह कानून बन जाता है। राष्ट्रपति इस प्रकार के बिल को पुनः विचार विमर्श के लिए भी भेज सकता है, परंतु पुनः विचार विमर्श के बाद राष्ट्रपति को इस बिल पर स्वीकृति देनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 10 है संसदीय समिति की व्यवस्था से संसद के विधायी कामों के मूल्यांकन और देखरेख पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है कानून निर्माण संसद का काम है और प्रत्येक सदन अपनी समितियों के सहायता से उसे निभाता है। प्राय बिलों को विस्तृत विचार के लिए किसी समिति को सौंपा जाता है और सदन उस समिति की सिफारिशों के आधार पर उस पर विचार करके उसे पास या स्वीकृत कर देता है। अधिकतर मामलों में सदन समिति की सिफारिशों के आधार पर ही उसका निर्णय करता है और इसी आधार पर लोगों का मत है कि इससे संसद की कानून बनाने की शक्ति कुप्रभावित हुई है। परंतु वास्तविकता यह नहीं है। संसद के पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक बिल पर उसकी प्रत्येक धारा पर विचार कर सके और उस पर प्रत्येक दृष्टिकोण से विश्लेषण कर सके। अतः बिल की विस्तृत समीक्षा समिति अवस्था में ही हो जाती है, जो सदन को उस पर विस्तार से विचार करने और निर्णय करने में सहायक होती है। यह आवश्यक नहीं है कि संसद प्रत्येक बिल पर समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करे। सदन में समिति की रिपोर्ट पर विचार करते समय यदि सदन अनुभव करे कि बिल पर भली भांति विचार नहीं हुआ है या उस पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट दी गई है तो वह उसे उसी समिति या किसी नई समिति को भेज सकता है। समिति की रिपोर्ट को स्वीकार न करके अपना स्वतंत्र निर्णय भी ले सकता है। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि अगले नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। अगली क्लास का इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए अलविदा।